शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र के सियासी बहरान से, जो कि अभी भी जारी है। सीएम उद्धव ठाकरे के इमोशनल कार्ड का कोई असर बागियों के तेवर पर पड़ता नहीं दिखाई दिया, यानी बागी अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम ही हैं। ज़राए के मुताबिक शिंदे ग्रुप आज अपनी हिमायत वापस ले सकता है। एकनाथ शिंदे ने 48 अरकान असेंबली की तायद का दावा किया है। मजीद 7 बागी अरकान आज गुवाहाटी पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक गुवाहाटी में शिवसेना के 41 अरकान असेंबली है। शिवसेना की मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही। अरकान असेंबली के सख्त तेवर के दरमियान अब अरकान पार्लियामान की सफों में भी हलचल देखी जा रही है। ठाणे से लोकसभा रुकन पार्लियामान राजन आचार्य और कल्याण लोकसभा हल्के से रुकन श्रीकांत शिंदे एकनाथ शिंदे की हिमायत में हैं। उधर वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने आज पार्टी लीडरों की अहम मीटिंग तलब की है। इस मीटिंग में आइंदा की हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। वाज़ेह है कि बुध के रोज अपने खिताब में उद्धव ठाकरे ने बागियों से दू बदू बैठकर बात करने की पेशकश की थी, यानी आमने सामने बैठकर बात करने की पेशकश की थी। उन्होंने वज़ारत आला का ओहदा छोड़ने की बात तक कह डाली थी। सीधे रुख करेंगे, लगातार हमारे साथ मौजूद है इस बेहद अहम खबर पर अपडेट देते हुए हमारे साथी वसीम अंसारी। वसीम, कल हमने देखा जिस तरह शाम तक जो तमाम सियासी हालात रहे, उसके बाद इमोशनल कार्ड भी खेला गया, कई तरह के बयानात सामने आते गए, लेकिन उसका कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा। आज भी महाराष्ट्र की सियासी हलचल पर लगातार नजर बनी हुई है। जी ज़रूर, देखा गया जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने अपनी बातें रखी जनता के सामने और ये बताने की कोशिश की कि वो मुख्यमंत्री पद के कभी लालच में नहीं थे और वो पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद भी छोड़ देंगे और साथ ही अगर वो अध्यक्ष पद पे भी उन्हें नहीं चाहिए तो वो भी छोड़ने के लिए तैयार है। और उसके बाद जब अपने बंगले से घर से बाहर निकलते हैं तो जिस वर्षा बंगले से लेके मातोश्री की जो दूरी है, यहाँ पे हर कॉर्नर पे शिवसैनिकों की भीड़ साफ तौर पे देखने को मिली। कई लोग घर से निकलते हुए उनकी गाड़ियों पे गुलाब फेंकते हुए नजर आए, फूलों की बारिश करते हुए नजर आए। तो इस तरह की एक पूरा इमोशनल कार्ड साफ तौर पे देखने को मिला है उद्धव ठाकरे की तरफ से और एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो वोटर्स हैं, शिवसैनिक जिन्होंने आपको विधायक बनाया है, वो अब भी मेरे साथ है। ये कहीं ना कहीं जताने की कोशिश की है, लेकिन ये उम्मीद जरूर उनमें थी कि जो विधायक गए हैं उनमें से कई विधायक अब भी रिटर्न आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से नितिन देशमुख जो शिंदे गुट के साथ गए थे लेकिन अचानक बीमार पड़ते हैं, फिर उसके बागी उम्मीदवारों की लिस्ट में और वो तुरंत मुंबई रिटर्न भाग के आते हैं नागपुर और वहाँ पे अपनी बातें रखते हैं कि इस तरह से उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर रखा गया। वो भी आज उद्धव ठाकरे से मुलाकात कर सकते हैं। आज उद्धव ठाकरे ने अपने जो नेतागण हैं उनके साथ एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में अब स्थिति का पूरी तरीके से जायज़ा लिया जाएगा कि अब उनके साथ कौन है, क्योंकि अभी और 4 विधायक मुंबई से रवाना हुए हैं गुवाहाटी के लिए। इस तरह की भी खबरें आ रही है, जिसमें से कई पुराने शिवसैनिक भी हैं, जिसमें से सरदार सनूरकर हैं, केसरकर हैं। ये 2-3 नाम ऐसे हैं जो ये मुंबई के लिए से रवाना हो चुके हैं वहाँ पर जाने के लिए। तो आंकड़े कितने हैं ये जानने की कोशिश शिवसेना की तरफ से की जाएगी कि कितने उनके पास विधायक बचे हैं, कितने समर्थन में। और साथ ही दूसरा कि जिस तरह से एक पूरी सियासत इर्द गिर्द घूम रही है महाविकास अघाड़ी के, तो उसे देखते हुए आज एनसीपी की भी एक बड़ी बैठक बुलाई गई है शरद पवार की अध्यक्षता में। इस बैठक में सभी विधायक, मंत्री और बड़े जो नेतागण हैं उनके वो शामिल हो गए। एक जायजा लिया जाएगा स्थिति का कि आगे की रणनीति किस तरह से तय करना है। अगर फ्लोर टेस्टिंग की बात आती है तो किस तरह से मेजॉरिटी उनके पास है या नहीं है, या फ्लोर टेस्टिंग तक जाना है या नहीं जाना। तो वही दूसरी कयास ये भी लगाई जा रही थी कि एकनाथ शिंदे आज अपनी भूमिका साफ कर सकते हैं और जिस तरह से उनके पास नंबर्स हैं उस नंबर्स के समर्थन के साथ एक पत्र वो राज्यपाल को भेज सकते हैं। लेकिन राज्यपाल जिस तरह से कल से कोरोना की वजह से हॉस्पिटल में है, इसे देखते हुए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि उनके ऑफिस में ये पत्र भेजा जा सकता है। उसके बाद हो सकता है कि इस पर राज्यपाल किस तरह से निर्णय ले, आगे की बातों को ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो शिवसेना की तरफ से और शिंदे की तरफ से दोनों ही तरह से एकदम फूक फूक के कदम रखा जा रहा है कि किस तरह के आगे की रणनीति तय की जाएगी। जी वसीम, काफ़ी तफसील ही आपने ये तमाम तर चीज़ें आज बताई हैं और इस पर लगातार हमारी नज़र बनी भी रहेगी। संजय राउत का क्या कुछ अभी तक रिएक्शन सामने आया है? देखिए, संजय राउत ने कल जिस तरह से सीएम ने स्पीच किया उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि संघर्ष जारी रहेगा।
ये बताने की कोशिश की है कि शिवसेना लगातार संघर्ष करते रही है और ये संघर्ष बंद नहीं होगा, क्योंकि शिवसेना के ऐसे कई बड़े नेता हैं जिनके नाम ईडी की कार्रवाई को लेकर चल रहे थे और उसके बाद अचानक इनका इस तरह से गायब होना, ये बताने की कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल एजेंसीज की द्वारा ही इन्हें दबाया गया, जिसकी वजह से वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। और शिवसेना की तरफ से संघर्ष जारी रहेगा। इसी किस तरह का संघर्ष होगा ये फिलहाल तो देखने वाली बात ठीक है। तो आज भी लगातार महाराष्ट्र के सियासी हालात से मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपसे और अपने दूसरे साथियों से लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अंसारी आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। महाराष्ट्र के सियासी बहरान का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रियासत के सियासी सूरत हाल पर सवाल उठाते हुए अदालत में एक अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी गुजार ने दल बदल कानून के तहत बागी अरकान असेंबली के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। एमपी महिला कांग्रेस की सदर विजया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में नाअहल और इस्तीफा देने वाले अरकान असेंबली को चुनाव लड़ने से रोकने और उन पर 5 साल की पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। सुशील पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सुशील, बेहद अहम है कि महाराष्ट्र का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कहीं ना कहीं अब वो सुप्रीम कोर्ट भी जा पहुंची है। क्या कुछ कहा गया है अर्जी में? जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से महाराष्ट्र का जो सियासी लिस्ट है उसको लेकर कहीं ना कहीं सियासी दंगल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष है जया ठाकुर, उनकी तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। उनकी तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है हिना, उसमें कहा गया है कि जो दल बदल कानून है उस कानून के तहत सभी विधायकों पर कार्रवाई की जाए। वहीं अपनी अर्जी में जया ठाकुर ने यह भी कहा है कि दल बदल करने वाले विधायकों को 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे और साथ ही साथ अयोग्य और इस्तीफा देने वाले विधायकों को 5 साल तक चुनाव न लड़ने दिया जाए। ये फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके उनकी तरफ से मांग की गई है। हालांकि अपनी अर्जी में उन्होंने कहा है कि ऐसे विधायक जिनके इस्तीफे को स्वीकार किया जाए या उनको अयोग्य ठहराने के लिए जो घोषणा की जाए उस तारीख से अगले 5 साल तक उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। अपनी अर्जी में उन्होंने ये भी कहा है कि जो महाराष्ट्र में विधायकों की मौजूदा स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करे। हालांकि हिना, जया ठाकुर ने इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी जिसमें केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये पूछा था कि जो फिलहाल दल बदल कानून है उस कानून के तहत पूरे देश भर में जिस तरह एक सियासत घमासान मचता है उसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हिना ये भी नसीहत दी थी कि एक रिटायर्ड जज के द्वारा एक कमेटी बनाई जाए जो इस प्रकार के दल बदल की कानून की रणनीति को लेकर एक नया कानून आगे लाएं। लेकिन अब ऐसे में जया ठाकुर की दूसरी अर्जी और भी महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर कहीं ना कहीं उसी याचिका पर अब ग्रेविटी को और बढ़ाता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेहद अहम जानकारी के लिए। और नाज़रीन, इस वक्त यूपी से आपको एक अफसोसनाक खबर दे दें। यूपी के पीलीभीत में एक सड़क हादसा पेश आया है और अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक 10 अफराद की इसमें मौत हुई है, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इस पर सीएम ने भी अपने अफसोस का इजहार किया है। तो पीलीभीत से अहम खबर, यूपी के पीलीभीत से, जिसमें एक सड़क हादसा पेश आया है, 10 अफराद की मौत की खबर है, 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, कुछ की हालत नाजुक है। वज़ीर आला ने भी इस पर अफसोस का इजहार किया है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ इसकी तफसीलात हैं उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। तो कैसे हुआ है ये हादसा और जख्मियों की क्या हालत है? इधर रोड से इधर और बीच में जो ऊंचाई होती है हाईवे पर ने एक बारी पहिया चढ़ा दिया, कैसे न कैसे आ गया वापस, उसको बहुत हटाया। लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास बहुत ही दुखद हादसा हुआ जिसमें DCM से कुछ लोग हरिद्वार से गोला वापस लौट रहे थे। 17 लोग कुल थे उस गाड़ी में और उसका एक्सीडेंट होता है और 10 लोग ऑन द स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जो 7 लोग हैं उसमें से 2 को बरेली रेफर करा गया है।
सीधे रुख करेंगे पीलीभीत का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर परवेज आपसे जानना चाहेंगे कैसे ये हादसा हुआ और जो जख्मी हैं उनकी अभी क्या कुछ हालत है। हिना, मैं आपको बता दूं कि ये सभी लोग लखीमपुर एक जिला पड़ता वहाँ के गोला गांव के रहने वाले हैं। ये लोग हरिद्वार गए थे जहाँ पर गंगा स्नान किया था इन्हीं ने, और देर रात वहाँ से हरिद्वार से निकले थे अपने घर वापसी के लिए। आज सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास की ये घटना है जब ये लोग यहाँ पीलीभीत में एक तो जगह पड़ती है गजरौला। जी। तो गजरौला थाना अंतर्गत ये लोग लखीमपुर जा रहे थे। बॉर्डर से कुछ ही किलोमीटर पहले ही ये घटना हो गई जब बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद का झोंका आ गया और उस झोंके में ड्राइवर गाड़ी के ऊपर जो पिकअप गाड़ी थी उसके ऊपर नियंत्रण खो दिया और पिकअप गाड़ी एक पेड़ में जा टकराई, जिससे मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों की मौत होने के बाद आनन फानन में पुलिस पहुंचती है, घायलों को जिला अस्पताल लाया जाता है जहां पर 2 और लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि कुल 10 लोगों की मौत हो जाती है। तो गाड़ी में 17 लोग सवार थे, 17 में से 7 जो घायल हैं जिनका 5 में जिला पीलीभीत अस्पताल में इलाज चल रहा है और 2 को हायर सेंटर बरेली भेजा गया जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है ना। जी, सीएम ने भी इस पर दुख का इजहार किया है। किसी तरह के एक्सग्रेशिया या मुआवजे का ऐलान उसकी कुछ फिलहाल खबर है? फिलहाल सीएम की तरफ से दुख और ये कहा गया है कि घायलों को पर्याप्त इलाज दिया जाए, ये उन्हीं ने कहा है अपने ट्वीट में। और आगे क्या होता है ये आगे की जानकारी जी बिल्कुल परवेज, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम मालूमात के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे परवेज जो कि बता रहे थे कि पीलीभीत में जिस तरह से ये हादसा पेश आया है उस पर सीएम ने भी अपने बहुत दुख का इजहार किया है। 2 की हालत नाजुक है जिनको बरेली अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। और आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर, 2 रियासतों में लोकसभा की 3 और 4 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के तहत आज वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में रामपुर और बेहद अहम आजमगढ़, जबकि पंजाब के संगरूर हल्के में लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात के तहत पोलिंग हो रही है। वोटर पोलिंग सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के माकूल बंदोबस्त किए गए हैं। रामपुर और आजमगढ़ दोनों ही पार्लिमानी हलकों में 2200 से ज्यादा पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। इन दोनों हलकों में 46 लाख से ज्यादा वोटर हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। यहां समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव के बमुकाबिल बीजेपी ने दिनेश कुमार नरवा को मैदान में उतारा है, जबकि आजमगढ़ में बीएसपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को सैरुखी कर दिया है। उधर पंजाब के संगरूर लोकसभा सीट पर मुकाबला 5 पार्टियों के दरमियान है। आप ने गुरमीत सिंह को टिकट दिया है, कांग्रेस ने दलबीर सिंह, बीजेपी ने केवल ढिल्लो को मैदान में उतारा है। इसके साथ साथ दिल्ली, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश और झारखंड में 7 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। वाकई लोकतंत्र के मतलब समझने की हम कोशिश करें तो इसे लोकतंत्र का पर्व कहा गया है। मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। लोकतंत्र का पर्व कहा गया है, लेकिन इस पर्व के साथ कितना अधर्म हुआ है ये आप सब जानते हैं। मैं समझता हूँ आज के दिन हर व्यक्ति को अपनी राय का इजहार करना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ, पूरे भरोसे के साथ निकलना चाहिए, वोट डालना चाहिए। और अगर आपके साथ कोई ज़्यादती होती भी है तो उस ज़्यादती को बर्दाश्त करिए और अपने आने वाले कल के लिए, हमारे ज़ख्मों के मरहम के लिए नहीं, आप पर कोई ज़ख्म ना आए ऐसी मैं कामना करता हूं और उसके लिए आप वोट ज़रूर डालें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और विकास के लिए मतदाताओं से कहा है कि अपने मताधिकार का भरपूर इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो केंद्र में श्री योगी मोदी जी की सरकार का विकास और प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का विश्वास, जो कानून के प्रति विश्वास है लोगों का, वो यहाँ पर मुख्य मुद्दा है। तो विकास एक तरफ और कानून के प्रति विश्वास दूसरी तरफ।
और जब विश्वास की हम बात करते हैं तो समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा का माहौल है, समृद्धि का माहौल है और समावेशी विकास का माहौल है। और इस माहौल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी की है। परीक्षा पूरी, जिसे कहते हैं ना, जो लोग एग्ज़ाम में बैठते हैं तो पूरी तैयारी करते हैं, अब एग्जामिनर तो जनता है। सीधे रुख करेंगे रामपुर का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी विशाल सक्सेना। विशाल, रामपुर की जो ये सीट है इसका मुकाबला तो दिलचस्प माना जा ही रहा है। सबसे अहम आपसे जानना चाहेंगे, आजम खान के वापस आने के बाद यहाँ पर किस तरह का सियासी जो बयानबाजियां हैं वो देखी गई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मुकाबला वाकई में दिलचस्प है, क्योंकि जो भाजपा प्रत्याशी है वो आजम खान के ही पहले साथ रहे थे और उसके बाद जो था वो क्या कहते हैं, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन विधानसभा चुनाव से पहले की थी। वहीं आसिम राजा है वो क्या कहते हैं, सपा के नगर अध्यक्ष है, आजम खान के बेहद करीबी है। तो एक बेहद करीबी रहे थे और एक बेहद करीबी है, तो वाकई में दिलचस्प मुकाबला है। जब आजम खान जेल के बाद जब निकल के बाहर आए तो, और जब उन्होंने अभी चुनाव प्रचार जो था जिस तरह से किया, उसमें बयानबाजी की, तो वो एक अपने पुराने ही अंदाज में जो वो दिखे, पुराने ही अंदाज में जो था वो लोगों को मतलब बयानबाजी कर रहे थे। कभी नवाबों पर टिप्पणी कर रहे थे, कहीं जो भाजपा प्रत्याशी है उनको उन्होंने क्या कहते हैं बोला था कि ये क्या कहते हैं बिल्कुल अलग है। तो इस तरह से लेकर के एक के बाद एक उनकी बयानबाजी जिस तरह से आई, फिर उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए कि ईवीएम के गड़बड़ी हो सकती है। जो लोग अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो गाड़ियों में ईवीएम रखें वो ईवीएम के साथ पीछे पीछे बाइकों से जाए अगर समझे तो, और ईवीएम पे खास तौर से नजर रखें। तो कहीं ना कहीं, और उन्होंने बाकी एक जनसभा में, जिस दिन आखिरी जनसभा थी उस दिन उन्होंने ये भी कहा कि टाइगर इज बैक। मतलब यह है कि एक तरह से उन्होंने अपनी तुलना टाइगर से की, टाइगर अब वापस आ गया। तो बेहद दिलचस्प माना जा रहा है रामपुर का ये जो चुनाव है, और आगे की ये रणनीति जो है, आगे का लाएअमल भी मुरतब जरूर करेगा। हमारे साथ आजमगढ़ से, क्योंकि ये भी सीट काफी अहम मानी जा रही है, हमारे एक और साथी अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, आजमगढ़ में भी काफी अहम मुकाबला देखा जा रहा है, क्या कुछ वहां पर अभी सिचुएशन है? जी, निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ है और यहाँ से लगातार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ही चुनाव जीतते आया है। बात करें पिछले लोकसभा की तो 2014 और 2019 में, 14 में मुलायम सिंह यादव चुनाव जीतते हैं, तो 19 में उनके बेटे यानी कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनाव जीतते हैं। उसके बाद विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की 10 सीटों में से 10 सीट सपा के खाते में जाती है, जिसको लेकर इनका मनोबल और बढ़ता है, लेकिन सरकार नहीं बन पाती है। ऐसे में अखिलेश यादव यहाँ से इस्तीफा देकर नेता विपक्ष बन जाते हैं और यहाँ से की सीट जो होती है वो खाली हो जाती है और वहाँ अब उपचुनाव हो रहा है, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाई भूपेंद्र यादव मैदान में है, तो वहीं से भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ और गुड्डू जमाली बसपा से मैदान में उतरे हैं, जहाँ तीनों के बीच काफी कांटे की लड़ाई देखने को मिल रही है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा, यहाँ एमवाई फैक्टर चलता रहा है और काफी समय से इस सीट पर बीजेपी की निगाहें थी, लेकिन काफी फतह नहीं कर पा रही थी बीजेपी। उसके बाद लोकसभा उपचुनाव में अपनी पूरी फील्डिंग लगाते हैं, पूरे कैबिनेट को योगी सरकार आजमगढ़ में उतार देती है और लगातार कैंपेन करती है। उसके बाद यहाँ से माहौल को भांपा जाता है, जिसके बाद वो यादव लैंड में सेंधमारी करके सपा के संस्थापक सदस्य रामदर्शन यादव को अपने पाले में कर लेते हैं। उसके बाद सपा के एक और पूर्व विधायक कल्पनाथ पासवान जो मेहनगर से इसके पहले 2017 से 22 जी बिल्कुल अभिषेक, तो वहां पर आज क्या कुछ हालत रहेगी, किस तरह से वोट जो है वो पड़ रहे हैं, इस तमाम ताल्लुक से आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, हम अपने साथी रामपुर से विशाल सक्सेना जो कि हमारे साथ मौजूद थे और अभिषेक उपाध्याय आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद थे, इन दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वज़ारत तिजारत और सनत की नई इमारत वाणिज्य भवन का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस प्रोग्राम में पीएम तिजारत के सालाना तज्ज़िये का कौमी दरामदी बरामदी रिकॉर्ड NIREAT भी लॉन्च करेंगे। इस पोर्टल पर तमाम हिस्सेदारों को तिजारत से मुताल्लिक तमाम तर जरूरी मालूमात मुहैया करवाई जाएगी। इस मौके पर पीएम खिताब भी करेंगे। चौदहवां ब्रिक्स सरबराही इजलास आज से शुरू होगा। हालांकि कोरोना के मामलों में कमी आने के बाद अब फिजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन ब्रिक्स का 2 रोज़ा इजलास वर्चुअल मोड में ही होना है। इसमें ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चाइना और जनूबी अफ्रीका के सरबराहान शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। रूस यूक्रेन जंग के बाद आलमी सियासत में बड़ी नज़रियाती और फिक्री तब्दीली रोनमा हुई है। इसके असरात मुख्तलिफ शोबों पर मुरतब हो रहे हैं। 2009 में ब्रिक्स का क़याम अमल में आया था। इसके मकसद
आलमी मईशत की तश्कील नौ और तरक्की पजीर मुल्कों में नई माली दर्जाबंदी को मुतारफ करना था, लेकिन इतने बरसों बाद भी इस तंजीम को अपने मकासद पे खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। और अब आपको बताएंगे आसाम में क्या कुछ सैलाब की सूरत हाल है। जी हां, आसाम में सैलाब की वजह से सूरत हाल तशवीशनाक ही है। रियासत में 24 घंटे में मजीद 12 अफराद की मौत की खबर है। अब तक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से मरने वालों की तादाद 100 हो गई है। रियासत के 32 अजला के तकरीबन 55 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हैं। फौज की कम से कम 7 मुश्तरका टीमें सैलाब मुतासरीन के लिए राहत रसानी का काम जंगी पैमाने पर कर रही हैं। मुतासरा अजला में जिला इंतजामिया की जानिब से कुल 845 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं, जहां 2,70,000 से ज्यादा लोग पनाह लिए गए हैं। और नाज़रीन, कोरोना के आदाद शुमार के ताल्लुक से इस वक्त की आपको अहम खबर दे दें। कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए हैं। 38 लोगों की मौत की खबर है। इस तरह से मुल्क भर में 83,000 से ज्यादा एक्टिव मामले देखे जा रहे हैं। तो कोरोना के हवाले से बेहद अहम खबर, जिस तरह से लगातार मुल्क में कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मामले भी बढ़ रहे हैं। तो कोरोना के 13,313 नए मामले सामने आए हैं। 38 अफराद की मौत की खबर है। मुल्क भर में 83,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। कोरोना के 13,313 नए मामले मुल्क में सामने आए हैं। 38 अफराद की मौत की खबर है, यानी कोरोना की गाइडलाइंस पर अमल लाजमी है। और जम्मू कश्मीर से अहम खबर आपको इस वक्त की दे दें। ट्रैकिंग के दौरान लापता अफराद के मामले से जुड़ी ये खबर है, जिसमें 9 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। बचाए गए अफराद पहलगाम में मौजूद हैं, लेकिन एक सैयाह यानी एक टूरिस्ट और एक गाइड को नहीं बचाया जा सका। उत्तराखंड के सैयाह डॉक्टर महेश हिलवानी की तारसर झील में डूबने से मौत हो गई है, जबकि गाइड शकील अहमद की भी तारसर झील में डूबने से मौत हो गई है। तो बेहद अहम खबर जम्मू कश्मीर से, जहां ट्रैकिंग के दौरान लापता अफराद का मामला, जिसमें 9 अफराद को बचाया गया। बचाए गए अफराद पहलगाम में मौजूद हैं, लेकिन एक सैयाह और एक गाइड, उत्तराखंड के सैयाह थे ये, डॉक्टर महेश हिलवानी इनका नाम था। तारसर झील में डूबने से इनकी मौत हुई और गाइड शकील अहमद की भी तारसर झील में डूबने से मौत हो गई। बेहद अहम खबर। आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।